नमस्कार बच्चों। अब आज हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के ही कंटिन्यूएशन में एक टॉपिक लिया है और इस टॉपिक का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। मैंने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आपको पढ़ा दी, इसलिए अब आपको समझानी है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्या होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्या कहती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये बातें आपको बताएंगे इस वीडियो में। तो हेडिंग हमारा आज का है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसे शॉर्ट में हम लोग CFT के नाम से भी जानते हैं। इसे लिगेंड फील्ड थ्योरी भी बोलते हैं, यानी LFT के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी थी, साइंटिस्ट थे व्लैक, वैन वाला V बनेगा, व्लैक एंड बीथी। व्लैक, वैन ब्लैक पूरा नाम था इनका, वैन ब्लैक, और साइंटिस्ट थे बीथी। इन्होंने 1927 में ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दी थी और इस थ्योरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या था वो इन्होंने बताया था। इनके अकॉर्डिंग, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच होता है। यानी मेटल कैटायन और लिगेंड नेगेटिव है तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, मतलब बॉन्ड 100% आयनिक होगा। जबकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कह रही थी कि बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड कोवेलेंट होता है। तो क्या है इसके मेन पॉइंट्स? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने से पहले कि जो d ऑर्बिटल है वो एक्सिस के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कितनी होती है, dxy, dy z, dz x, dx स्क्वायर, y स्क्वायर और dz स्क्वायर। ये जो एक्सिस में आती हैं ये ऑर्बिटल्स, इनको बोला जाता है T2g। बोलने का तरीका क्या है, T2g लेवल में आती हैं, और ये वाली दो ऑर्बिटल EG लेवल में आती है, EG लेवल बोलते हैं। ये स्पेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री जो होती है, स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो होती है, उससे टर्म लिए गए हैं जो एनर्जी के कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले हमने बताया T2G लेवल जिसमें 3 d ऑर्बिटल्स आती हैं, फिर बताया हमने EG लेवल, इसमें 2 d ऑर्बिटल्स आती हैं। अब यहां पर इसके मेन पोस्टुलेट्स क्या थे, थ्योरी क्या कहती, पहले मैं आपको एक पोस्टुलेट्स क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा। पहला ये पॉइंट क्या था, साइलेंट फीचर्स क्या थे इस थ्योरी के। सबसे पहली बात तो ये है कि द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज 100% आयनिक। बॉन्ड मेटल और लिगेंड के बीच में 100% आयनिक होता है, और इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। एक बात। दूसरी बात, अब आपके मन में आ रहा होगा, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो लिगेंड अगर न्यूट्रल हो गया तो क्या होगा? लिगेंड नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, तो समझ में आ रहा है कि आयरन Fe जो होगा वो पॉजिटिव चार्ज होगा, Cl नेगेटिव होगा, अट्रैक्शन हो जाएगा, तो समझ में आता है। लेकिन अगर न्यूट्रल होगा तो क्या होगा? तो उन्होंने कहा कि लिगेंड और मेटल के बीच में दो टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की पॉसिबिलिटीज है। एक तो आयन आयन इंटरेक्शन, यानी आयन आयन इंटरेक्शन तब काम करेगा जब मेटल कैटायन हो, वो तो होना ही है, मेटल कैटायन होगा और लिगेंड एनायन होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा। लेकिन अगर लिगेंड न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो मतलब है उसके अंदर डाइपोल, आयन डाइपोल इंटरेक्शन का काम करेगा। मेटल तो कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होगा और जो मॉलिक्यूल है वो डाइपोल की तरह काम करेगा, यानी आयन डाइपोल इंटरेक्शन डेवलप हो जाएगा। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल आयन की तरफ तो उसकी जो d ऑर्बिटल के जो लोब्स होते हैं, उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लिगेंड के लोन पेयर की वजह से रिपल हो जाते हैं, और जब वो रिपेल हो जाते हैं तो इसका मतलब उनका डीजनरेट एनर्जी लेवल से थोड़ा सा क्या होता है, बढ़ जाते हैं, एनर्जी लेवल एक्साइटेड हो जाता है, यानी ऑर्बिटल्स दूर भागते हैं। अब जैसे ही ऑर्बिटल दूर भागते हैं तो वो स्प्लिट कर जाते हैं दो सेट में, जिसको नाम अभी हमने लिख के दिया था T2G लेवल एंड EG लेवल। यानी कि व्हेन लिगेंड अप्रोचेस टुवर्ड्स d ऑर्बिटल of the metal cation, then d orbital splits into two sets of energy level called T2G level and EG level. T2G लेवल और EG लेवल ये टर्म मैंने अभी आपको बताया स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री से लिए गए हैं, जो एनर्जी के रिप्रेजेंटेशन को बताते हैं कि एनर्जी को लिखना क्या है, लो एनर्जी हाई एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन बताते हैं ये। अब
कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप के होते हैं, एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होते हैं। लिगेंड्स में जो ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग का पैटर्न है वो हुन्स रूल के अकॉर्डिंग है। पहले पेयरिंग होगी और उसको पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद में पेयरिंग की जाएगी। अब इन्होंने ये भी बताया कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है और टेट्रा में कैसे होती है। तो हम बात कर लेते हैं पहले स्प्लिटिंग, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अब होता क्या है कि जो डी ऑर्बिटल है वो डी ऑर्बिटल का एक्चुअल लेवल आप डायग्राम में देखें ऐसा होता है। ये डी ऑर्बिटल मैंने बनाई, इसका नाम रखा डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। जब लिगेंड अप्रोच करता है तो इसका एनर्जी लेवल पहले बढ़ता है, ये कहलाती है डीजेनरेट डी ऑर्बिटल। अगर मन में एक क्वेश्चन है कि डीजेनरेट डी ऑर्बिटल क्या होती है, तो जिन ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल सेम होता है वो कहलाती है डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स। अब ये एनर्जी लेवल इसका बढ़ा, ये हाइपोथेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है, ध्यान रखिएगा। एनर्जी लेवल पहले बढ़ा होगा तो ये एक्साइटेड कंडीशन बोली जाती है और ये बोली जाती है डीजेनरेट डी ऑर्बिटल्स बोली जाती है। अब जैसे लिगेंड इस पे अटैक करेगा, अगर कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है तो ये टूट जाएगा टू सेट्स ऑफ एनर्जी लेवल में। पहला कहलाएगा नीचे T2G लेवल, यानी जिसका एनर्जी लेवल कम होगा ये कहलाता है T2G लेवल, और T2G लेवल इसमें आ जाएगा DXY, मैंने अभी लिख के भी बताया था, DXY, YZ, DZX, यानी तीन ऑर्बिटल आएंगे। यहाँ लिख देते हैं हम DXY, DYZ, DZX, और जो ऊपर आता है वो कहलाता है आपका EG लेवल कहलाएगा, और यहां पर आ जाएगा आपका DX स्क्वायर, वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर। इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा O। डेल्टा O इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, यहां लिख देता हूं, डेल्टा O का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल। O जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को बताता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां की जो वैल्यू है वो 0.6 डेल्टा O है, 0.6 डेल्टा O, और यहां से यहां की जो वैल्यू है वो 0.4 डेल्टा O है। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो ये 1.0 डेल्टा O के बराबर आएगी, जिसको हम लोग CFSE के नाम से जानते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। एनर्जिकल टर्म जो है वो डेल्टा O इज इक्वल टू 10 DQ के बराबर भी बोला जाता है। तो यानी इसको हम 6 DQ भी बोल सकते हैं, इसको हम 4 DQ भी बोल सकते हैं, और यहाँ पर 10 DQ वैल्यू भी लिखी जा सकती है। तो यानी कि ये क्या है, DQ एक्चुअली डेल्टा O है क्या, दिस इज द एनर्जी गैप, एनर्जी गैप बिटवीन T2G एंड EG लेवल रिप्रेजेंट डेल्टा O, और DQ के टर्म में इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। अब बच्चों ये तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में है कि क्या कंडीशन, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का मतलब होगा जब 6 लिगेंड इस पे अटैक करेंगे, 6 लिगेंड अटैक करेंगे, 6 डोनर साइट मिलेंगे, ऐसे बोले लिगेंड ना, 6 डोनर साइट जब इस पे अटैक करेंगे, यानी 6 पेयर इलेक्ट्रॉन के जब इसे मिलेंगे तो इसका मतलब है स्प्लिटिंग इस तरीके से हो जाएगी। लेकिन अगर यही कॉम्प्लेक्स जो है वो टेट्राहेड्रल हो जाता, यानी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कंडीशन क्या होगी वो भी मैं आपको क्लियर किए दे रहा हूं। यानी ये एनर्जी लेवल पलट जाता है, ये एनर्जी लेवल क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका, ये मिटाते हैं, यानी ये कंडीशन तो है आपकी सेम रहेगी बच्चों, ये वाली कंडीशन सेम रहेगी, डीजेनरेट डी ऑर्बिटल, ये एक्साइटेड कंडीशन। यहां वाला डायग्राम थोड़ा सा पलटेगा, डायग्राम में क्या चेंज आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं, कोशिश करता हूं। इस तरीके से मैंने दिखाया है, यहां पर थोड़ा नीचे का लोब बड़ा बनाना चाह रहा हूं, ये लोब मैंने बड़ा बनाने की कोशिश की है, ये छोटा बनाने की कोशिश की है। यानी अब हम यहां से दिखाना चाह रहे हैं कि यहां पर हो जाएगा अब EG लेवल, और EG लेवल में वही DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, ये EG लेवल नीचे रह जाएगा, T2G लेवल ऊपर चला जाएगा, इसका नाम है वही DXY, DYZ, DZX। ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है, ऊपर बनाया मतलब एनर्जी लेवल ज्यादा है, यहां से यहां तक का जो गैप होगा
0.4 डेल्टा ओ बोले, या ऐसे कह सकते हैं 4dq के बराबर हो जाएगा। ये 0.6 डेल्टा ओ या फिर 6dq के बराबर हो जाएगा। ओवरऑल वैल्यू वही रहेगी। तो यहाँ पर टर्म डेल्टा ओ की जगह हम लोग टी रखेंगे, क्योंकि टी का मतलब है टेट्राहेड्रल और वहां था ऑक्टाहेड्रल, तो यहाँ डेल्टा टी कहलाएगा, यहाँ डेल्टा टी कहलाएगा। तो मीनिंग क्या हुआ कि जब 4 लिगेंड अटैक करते हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ये कंडीशन स्प्लिटिंग यानी कि स्प्लिटिंग जब होगी तो ईजी लेवल कम होगा, एनर्जी लेवल ईजी का कम होगा और T2G लेवल का एनर्जी ज्यादा होगा। अब इनमें जो कंडीशन है वो क्या है, जब लिगेंड स्ट्रांग होता है, लिगेंड दो तरीके के होते हैं, एक वीक फील्ड लिगेंड होते हैं और एक स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं। ये आप भी जानते हो, मैंने शुरू में बताया भी था। इस थ्योरी में एक चीज और भी बताई गई कि डी, अब आपने एनर्जी लेवल दो तरीके के बढ़े, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में T2G लेवल की एनर्जी कम है और ईजी लेवल की एनर्जी ज्यादा है, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ईजी की एनर्जी कम है और T2G की एनर्जी ज्यादा है। अब हमारे मन में क्वेश्चन आ रहा है कि जो लिगेंड्स होते हैं वो लिगेंड्स कितने टाइप के होते हैं। पहले आपको बता दें, लिगेंड दो टाइप के बताए मैंने, एक स्ट्रांग फील्ड और एक वीक फील्ड। यहां मैं लिखे भी दे रहा हूं, एक होते हैं स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड कहलाते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो कहलाते हैं वीक फील्ड लिगेंड कहलाते हैं। इनको एक नाम ये लो स्पिन भी कहलाते हैं, लो स्पिन कहलाते हैं, और यहां पर इनको हम लोग हाई स्पिन बोलते हैं, हाई स्पिन लिगेंड्स बोलते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब यहां सबसे पहले जानने वाली बात बेटा ये है कि अगर डेल्टा, अब यहां पर लो स्पिन हाई स्पिन लिगेंड्स, पहले मैं आपको बता दूं, एक सीरीज होती है जिसका नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती क्या है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड सीरीज है। ये स्ट्रेंथ बताती है लिगेंड्स की कि लिगेंड कितना ताकतवर है, यानी कि इसकी स्प्लिटिंग पावर कितनी है। तो द अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स ऑन द बेसिस ऑफ स्प्लिटिंग पावर, स्प्लिटिंग पावर के हिसाब से लिगेंड्स का इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देना ही क्या कहलाता है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज कहलाता है। यहां पर सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, इसमें आप एक बार बुक से जरूर टैली करिएगा। यहां पर फिर बताऊंगा कि क्या होता है कि कुछ किताबों में कुछ लिगेंड्स दिए रहते हैं, कुछ नहीं दिए रहते। जो मेरी नॉलेज में है वो लिगेंड, सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड CO होता है, फिर हम लोग CN को लगाते हैं, फिर हम लोग NO2 को लगाते हैं, तो CO, CN, NO2, उसके बाद EN आता है, फिर अमोनिया आता है। अमोनिया के बराबर एनर्जी रखता है पायरिडीनियम, PY बोलते हैं। इसके बाद EDTA आता है, EDTA भी मैंने पढ़ाया आपको, EDTA आता है। इस पे चार्ज मैं नहीं दिखा रहा हूँ, आपको चार्ज ऑलरेडी पता है, जैसे 4 नेगेटिव यहाँ होते हैं, एक नेगेटिव यहाँ होगा, एक नेगेटिव यहाँ होगा, ये पता है आपको। इसी तरीके से EDTA जब आया, इसके बाद वाटर आता है। इनमें कहीं पर बीच में कोई छूट रहा है तो आप किताब से जरूर टैली करिएगा इस बार, क्योंकि मैं ये जानता हूं कभी कोई कुछ किताबों में कम ज़्यादा दिए रहते हैं, या इनकेस कोई वेरिएशन आ रहा हो कहीं पर, तो आप बिल्कुल न शर्म करिएगा कि सर से ये छूट गया क्या है, तो आप आराम से मुझे बता सकते हैं, सर यहाँ पे ये छूट गया है या आपने इधर लिख दिया है, इसको आप प्लीज़ सही कर दीजिए। तो इसमें कोई बुराई नहीं। तो EDT फिलहाल कोशिश यही कर रहा हूँ कि मैं पूरा प्रॉपरली लिखूं। ये ऑक्सिलेट आयन आ जाएगा, इसके बाद ऑक्सिलेट आयन आ जाएगा, फिर OH निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप चाहें तो वाटर से पहले NCS और बढ़ा सकते हैं, अगर बढ़ाना चाहें NCS, यानी है ना, NCS भी बढ़ा सकते हैं, और इसके बाद वाटर आ जाता है। वाटर के बाद OX डाई निगेटिव आ जाता है, फिर OH निगेटिव आ जाता है, फिर F निगेटिव आ जाता है ना, ऑक्सिलेट आयन, हाइड्रोक्साइड आयन आ गया, फिर आपका F निगेटिव, उसके बाद सल्फर डाई निगेटिव आ जाता है, फिर SCN निगेटिव आ जाता है, Cl निगेटिव आ जाता है, सॉरी इसके बाद Cl निगेटिव आता है, फिर आता है SCN निगेटिव आता है, फिर Br निगेटिव आता है, और फिर I निगेटिव आता है। एक बार NCERT से मैं टैली भी करवा दे रहा हूँ, इन केस कोई अगर लीविंग हो रहा है तो यही भी क्लियर हो जाएगा। यानी कि सबसे पहले CO, CN, अमोनिया, EDTA, फिर NCS, वाटर, ऑक्सिलेट आयन, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड, सल्फाइड। इज इट क्लियर? हाँ, ओके है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अब बच्चों आपको लग रहा होगा कि सर इतने याद कैसे करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, मैं इसकी ट्रिक भी आपको बता दूंगा, लेकिन अभी मेरा वीडियो जो चल रहा है वो सिर्फ इस बात का है कि हम स्पेक्ट्रोकेमिकल की सीरीज बाद में याद करें, पहले पढ़ें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो इनमें से CO, CN, NH3, वाटर,
वाटर को वीक में रखा, वाटर, उसके बाद FCl यानी वाटर के बाद जो भी है वो सब वीक में। इतने तो कम से कम आप याद कर लीजिएगा, लिगेंड्स ये आपके काम है। COCN को तो जरूर याद रखिएगा, बाकी सब वीक में जाने दीजिए, आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर यानी कि यहाँ पर इनकी वेवलेंथ, स्ट्रेंथ, एनर्जी लेवल को रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, इसके अंदर ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर देता होगा, तभी ये स्प्लिटिंग पावर ज़्यादा रखता होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने वाली है। तो मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। अब आप ये जान लें कि क्या होता है डेल्टा ओ। डेल्टा ओ इज द क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और पी का मतलब होता है पेयरिंग एनर्जी। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है। इस पर भी मैं NCERT के क्वेश्चन भी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। डेल्टा ओ का मतलब है, फिर सुनिएगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोलते हैं, स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी बोलते हैं, और P का मतलब है पेयरिंग एनर्जी। अब आप ये बताइए कि अगर मान लीजिए हमारे पास डेल्टा O इज ग्रेटर देन P है, यानी कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। अगर ये ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तो जंप ही नहीं कर पाएगा। जब इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाएगा तो मतलब पेयरिंग नीचे ही हो जाएगी, लो एनर्जी लेवल में हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि अगर D में हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हो तो T2G लेवल, और यानी T2G लेवल नीचे होता है। आप समझिए, अगर हम ऐसे बनाए डायग्राम में तो T2G लेवल नीचे होता है और EG लेवल ऊपर होता है। तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो यहाँ 0, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यानी चारों नीचे पेयर अप हो जाएंगे, ऊपर नहीं जंप कर पाएंगे क्योंकि एनर्जी गैप ज्यादा है, डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा है। लेकिन अगर डेल्टा ओ की वैल्यू कम हो जाए पी से, तो डी में अगर 4 इलेक्ट्रॉन भरने पड़ जाए तो कैसे भरेंगे बेटा, यानी कि ईजी हमने यहाँ लिखा और T2G यहाँ लिखा, तो यहाँ पर 3 भरे जाएंगे। यानी कि ऐसे तो कॉलम होते हैं, अगर आपको कॉलम भी बनाते हैं दिखाते हैं 1 2 3, और ईजी लेवल का कॉलम ये होता है, 1 इलेक्ट्रॉन जंप यहाँ कर जाएगा। इसके केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर वाले में 1 2 3 4 पेयरिंग यही हो गई, और यहाँ पर एनर्जी लेवल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर लिगेंड स्ट्रांग हुआ, अगर स्ट्रांग लिगेंड होगा तो वो पेयरिंग कराएगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो पेयरिंग कराएगा, और वीकली स्ट्रॉन्ग लिगेंड हुआ तो मतलब हुआ लो स्पिन, और लो स्पिन हुआ तो पेयरिंग कराएगा। तो लो, ये बात कंडीशन आ जाती है लो स्पिन लिगेंड्स के लिए, और ये कंडीशन आ जाती है आपकी हाई स्पिन लिगेंड्स के, हाई स्पिन लिगेंड्स के लिए, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये हो गया लो स्पिन लिगेंड के लिए, यानी लो स्पिन का मतलब आपका हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड, और हाई स्पिन का मतलब हो गया वीक फील्ड लिगेंड के लिए। तो क्या होता है, ये भी नियम, वैसे मैं आपको एग्जांपल भी देता हूं, जो इंसान कमजोर होते हैं, जो वीक लिगेंड हैं, जो स्ट्रॉन्ग, जो कमजोर लोग हैं, कमजोर लोग ही हमेशा नियम फॉलो करते हैं। ये भी आप याद रखिए, कमजोर लोग ही नियम फॉलो करते हैं, ताकतवर हमने नियम फॉलो करते नहीं देखा, क्योंकि वो नियम तोड़ने में बहुत माहिर होते हैं, क्योंकि मैं उनके ताकत होती। तो वही चीज है कि जो वीक लिगेंड है वो नियम फॉलो करेंगे, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे सब में, उसके बाद पेयरिंग करेंगे। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग है, लो स्पिन लिगेंड है, वो अपनी ताकत दिखाएंगे, ऊपर इलेक्ट्रॉन बाद में भेजेंगे, पहले पेयरिंग करा देंगे। ये है हाई स्पिन और लो स्पिन का कंसेप्ट, इसको ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी आपको दिखा रहा हूं, दिया है कि अगर डेल्टा ओ की वैल्यू कम हो जाए, तो डेल्टा ओ की वैल्यू अगर कम हो जाए, ये डेल्टा ओ की वैल्यू कम हो जाए पेयरिंग एनर्जी से, तो ये कहलाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। और इसमें डी, यही एग्जाम्पल ही यही दिया हुआ, डी में 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो T2G लेवल में 4 भर देंगे, बाकी ऊपर कितने भर देंगे, बाकी ऊपर भर देंगे आपका 0। और अगर डेल्टा ओ की वैल्यू ज्यादा हो जाए, डेल्टा ओ की वैल्यू अगर कम हो जाती है, तो यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन मैंने नहीं लिखा है, वो 1 इलेक्ट्रॉन लिख देगा, 3 और 1 यहाँ 4 हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपको एनसीईआरटी का पेज नंबर अगर आप देखें तो 251 पे भी ये क्वेश्चन दिया हुआ नीचे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है। तो अब आपने आज समझा कि कैसे हम लोग फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। इस पे कभी कभी यहाँ पे आ जाता है कि फिल डी 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन भर के दिखाइए जब डेल्टा ओ इज ग्रेटर देन पी हो, और 6 इलेक्ट्रॉन तब भरिए जब डेल्टा ओ इज लेस देन पी हो। तो इसको आप प्रैक्टिस कर करके देखिएगा। तो ये मैंने आपको समझाई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसके एप्लीकेशंस क्या है। मैग्नेटिक बिहेवियर कैलकुलेट करने का वही मेथड है, सेम मेथड है। कैसे कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो सब्सटेंस डायमैग्नेटिक होगा, अगर इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक होगा। पेयरिंग अनपेयरिंग आप यहाँ आसानी से देख सकते हैं। स्प्लिटिंग के हिसाब से आपको देखनी है कि स्प्लिट होने के बाद एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं उसमें पेयर्ड हैं या नहीं है।
तो ये बताएगा आपका पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक करंट। इसके बाद कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड क्यों होते हैं, कॉम्प्लेक्स कलर्ड होने का कारण क्या है। कॉम्प्लेक्स कलर्ड होने का कारण मैंने जब डी ब्लॉक पढ़ते हैं हम लोग तो डी ब्लॉक में भी एक्सप्लेनेशन देते हैं इसी बात का और यहाँ पर भी देते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड क्यों होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स होने का कारण क्या है। कॉम्प्लेक्स कलर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि जैसे कि मान लीजिए ये डी ऑर्बिटल मैंने बनाई, अभी डायग्राम मैंने बनाया था, डी ऑर्बिटल बनाई, इसको मैंने एक्साइटेड एनर्जी लेवल में बनाया और उसके बाद मैंने ब्रेक कर दिया T2G लेवल और EG लेवल में। ये मान लेते हैं T2G लेवल है और ये मान लेते हैं EG लेवल। ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम है, रफ डायग्राम बना रहा हूँ, इससे पहले फिर बनाया था। EG लेवल T2G। अब इलेक्ट्रॉन सपोज कर लेते हैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, ये किसी का कन्फिग्रेशन है सपोज, है ना, TiH2O का होल 6, TiH2O का होल 6, ऊपर 3 पॉजिटिव आ गए तो टाइटेनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 22 होता है। अगर लिखें तो आर्गन 3D4S 4S2 3D2 हो जाता है। यहाँ पर अगर 3 पॉजिटिव आते हैं तो यह 0 हो जाएगा और यहाँ 1, तो ये मान लेते हैं। तो टाइटेनियम TiH2O का होल 6 ट्राई पॉजिटिव वॉयलेट कलर का होता है। क्यों होता है वॉयलेट कलर, जब इस पे लाइट पड़ेगी, जब किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पे लाइट पड़ती है तो डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाती है 2 सेट ऑफ एनर्जी लेवल में, क्योंकि लिगेंड अटैक करने आते हैं। अब जब लाइट पड़ती है तो ये इलेक्ट्रॉन सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके, जो विजिबल रेडिएशन की वेवलेंथ है उनको एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी लेवल से कहाँ भागता है, हाई एनर्जी लेवल पे। और जब हाई एनर्जी लेवल पे जाता है तो ये व्हाइट लाइट में से सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है एक्सेप्ट 1, यानी जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो आपको दिखाई देगा ड्यू टू D ट्रांजिशन। एक वर्ड याद रखना, D ट्रांजिशन। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड क्यों होते हैं, तो कॉम्प्लेक्सेस कलर्ड इसलिए होते हैं क्योंकि उनमें एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लो एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल बाय एब्जॉर्बिंग द लाइट। जो लाइट होती है उसको एब्जॉर्ब करके लो एनर्जी लेवल से हाई में जंप करते हैं। तो डी से डी में ही जंप किए, इसलिए D ट्रांजिशन बोला जाता है। और D ट्रांजिशन की वजह से ही कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो कलर्ड माने जाते हैं। ऐसे अगर पूछा जाए कि मान लीजिए टाइटेनियम ट्राई पॉजिटिव जो है वायलेट कलर का है, तो कि उसने सभी लाइट एब्जॉर्ब की होगी एक्सेप्ट वायलेट कलर, वही वायलेट कलर हमें दिखाई देता है। अब अगर पूछा जाए कि जिंक डाई पॉजिटिव के सॉल्ट जो है वो कलरलेस होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि जिंक डाई पॉजिटिव का अगर कन्फिग्रेशन लिखोगे 30 होता है, इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, तो यहाँ आर्गन लिख दिया, यहाँ 3D 10 और 4S 0 हो जाएगा। मतलब ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। जब सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर्ड है तो एक्साइटेशन का कोई मतलब नहीं हुआ, D ट्रांजिशन का कोई मतलब नहीं हुआ। इसका मतलब हुआ कि D ट्रांजिशन न होने की वजह से ही ये कलरलेस होंगे इनके सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये जेम स्टोन्स कलर्ड होते हैं, जेम स्टोन पहने जाते हैं, ये जेम स्टोन्स भी कलर्ड होते हैं। इनके अंदर भी जब लाइट पड़ती है तो जो ट्रांजिशन मेटल होता है, क्रोमियम अगर इसके अंदर है, जैसे ये हमने इमराल्ड पहना हुआ है ना, इमराल्ड पन्ना होता है, इसमें क्रोमियम मेटल भी होता है। और क्रोमियम मेटल के अंदर डी ऑर्बिटल होती है। जब लाइट पड़ती है तो इस सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करके केवल ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज ग्रीन इन नेचर, इसलिए ग्रीन दिखाई देता है। तो ये जेम स्टोन की कहानी भी आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, पूरा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी समझाने की कोशिश की। इसको समझिएगा और लिख करके याद करने की कोशिश करिएगा। एग्जाम में डेल्टा O और P या कलर्ड कंपाउंड क्यों होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सारे देखे गए हैं। मेन पोस्टुलेट्स भी पूछे गए हैं। डिफरेंस यही है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कोवेलेंट नेचर एक्सप्लेन करती है, जबकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी कि आयनिक करैक्टर को एक्सप्लेन करती है। तो क्या समझ में आया आपको, कितना समझा आपने इसमें, इसको मुझे जरूर बताइएगा। कोशिश करिएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, इसको समझने की कोशिश जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।